नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हम तरह-तरह के मुद्दे आपके लिए उसकी ऑथेंटिक जानकारी हमेशा लेकर आते ही हैं और सामाजिक पहलुओं पर, आर्थिक पहलुओं पर भी वीएनएम टीवी हमेशा प्रकाश डालता रहा है। आजकल हम सब लोन और ईएमआई के ज़माने में जीने वाले लोग बन गए हैं। कोई भी बहुत कम लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जो कोई भी तरीके की लोन ना भर रहे हों या ईएमआईज़ ना भर रहे हों। ऐसे में लोन के बारे में हमारी जो जानकारी होती है वो बहुत संक्षिप्त होती है। बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि अगर अलग-अलग लोन हमें लेनी है, होम लोन लेनी है, हमें व्हीकल लोन लेनी है, एजुकेशन लोन लेनी है, तो क्या-क्या दिक्कतें आएँ, क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या-क्या स्टडी होना चाहिए। सारी बातें हम पीरियोडिकली आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो होम लोन पर बात करने वाली हूँ क्योंकि अब घर इतने महँगे हो गए हैं कि आप अपनी सेविंग से अ, पूरा घर नहीं ले सकते, आपको होम लोन तो लेना ही पड़ता है और ज़्यादातर लोग होम लोन लेते ही हैं और होम लोन के बारे में बहुत कुछ हमें पता नहीं होता है और इसलिए कई बार ज़्यादा इंटरेस्ट पर हम होम लोन ले लेते हैं और फिर कई सालों तक उसका भुगतान हमें करना पड़ता रहता है। वैसे आज होम लोन के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन होम लोन पर एक बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है, उस सब्सिडी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्सपर्ट मेरे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि ये सब्सिडी आप कैसे पा सकते हैं, कितनी सब्सिडी आपको मिल सकती है, आप कैसे उसे आपके होम लोन में शामिल कर सकते हैं और कैसे ये जो सब्सिडी है उसका लाभ ले सकते हैं। आज इन्हीं सारे मुद्दे पर चर्चा होगी और साथ ही होम लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो क्या-क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट महावीर धारीवाल जी जुड़ गए हैं। महावीर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। थैंक यू मयूरिका जी। सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, होम लोन अब तो ऐसा वक़्त आ गया है कि होम लोन हर किसी को लेनी ही पड़ती है। कोई बहुत बड़े करोड़पति हो तो शायद उन्हें ज़्यादा लोन लेनी पड़ती होगी, लेकिन लाखों से लेके करोड़ों रुपए की लोन अलग-अलग हम लेते ही हैं। आज होम लोन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं ये होम लोन का एक बेसिक कर लेती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को होम लोन चाहिए, उसे क्या करना होता है? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि कौन-कौन सी बैंक होम लोन देती है, कौन से रेट्स पर देती है। होम लोन के बारे में थोड़ी-सी बेसिक जानकारी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मयूरिका जी। देखिए जैसा कि आपने नाम ही बताया कि होम लोन, तो इस होम लोन का उद्देश्य मकान या फिर फ्लैट परचेज़ करने के लिए होता है। तो जब भी हम कोई फ्लैट या फिर प्रॉपर्टी हम परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारा पैसे की आवश्यकता रहती है। तो उस पैसे में से कुछ पोर्शन जो अप टू 70 से लेके 80% तक का पोर्शन हमें लोन के माध्यम से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से हमें मिलता है। तो सामान्य शब्दों में बताएँ तो होम लोन एक प्रकार का वो लोन है, जो आपको मकान खरीदने के लिए अथवा मकान बनाने के लिए एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपको एक प्रकार से एक इंटरेस्ट के ऊपर आपको एक लोन मिलता है। जी। फिलहाल ये जो लोन है हुँ। मार्केट में बैंकिंग इंडस्ट्री से मिल सकता है, जिसमें बहुत सारे बैंक शामिल है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो इंक्लूडेड है। इसके हुँ। साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी बैंक है जो इस प्रकार के होम लोन दे रही है। हुँ। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अलावा कुछ एनबीएफसीज़ भी मार्केट में हैं, जो जी। प्रोडक्ट देती है। हुँ, हुँ, हालाँकि हुँ। जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, चूँकि होम लोन एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, तो आरबीआई ने अपने इस होम लोन के प्रोडक्टों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा है। जी। कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री हो, उसे कम से कम 40% तक का अपने एडवांसेस का होम लोन अथवा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लोन्स देना अनिवार्य है। जी। तो इसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए होम लोन के लिए बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। हुँ। जी, तो होम लोन के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें से कैसे चूज़ करना है, उसके लिए ज़रूर आप एक्सपर्ट की सहायता लें। आज पर्टिकुलरली जो सर हम बात कर रहे हैं कि होम लोन पर सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। होम लोन हमेशा ही महँगा तो माना ही जाता है या फिर कहा जाता है कि होम लोन सबसे सस्ता लोन भी होता है क्योंकि इंटरेस्ट वाइज़ भी लंबा चलने वाला लोन होता है। ये जो सब्सिडी सरकार दे रही है वो क्या है? क्या वाक़ई में इतनी बड़ी सब्सिडी होम लोन पर मिल सकती है? जी। जहाँ तक प्रश्न सब्सिडी का है, तो गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है 2014 से इसके बारे में बहुत ही एक्टिव है कि हर व्यक्ति का स्वयं का मकान हो। इस जी। संदर्भ में शुरुआत से ही उनका प्रयास चल रहा है। तो सबसे पहले 2015 में गवर्नमेंट ने पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसमें शहरी क्षेत्र के लोगों को एक हाउसिंग लोन के रूप में, एक सब्सिडी के रूप में उनको एक असिस्टेंस मिल सके, उनको अपना एक घर मिल सके, इस संदर्भ में उन्होंने पहला प्रयास किया था।
इस प्रयास के अंतर्गत उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि 1 करोड़ परिवार के लोगों को सबको एक पक्का हाउस मिल सके। हुँ, यह योजना 2015 से लगभग 2020-2021 तक चली। उसके हुँ, पश्चात फिर ये 3 साल गवर्नमेंट ने ब्रेक किया। उसके पश्चात अभी फिलहाल सितंबर 2024 को ये वापस पीएमएवाई अर्बन 2.0 करके एक नई योजना वापस से शुरू कर दी गई है। जी, अगेन इस योजना का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या फिर हुँ, मध्यम वर्ग में है, उनको अपना घर मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ सहायता राशि उसमें जोड़ती है। जी। यह सहायता राशि इंटरेस्ट के रूप में भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन के एक कॉम्बिनेशन कुछ परसेंटेज के रूप में भी हो सकती है, बट अलग-अलग मापदंड के अनुसार ये सहायता राशि उस बोरोवर को मिलती है या जो परचेज़र है उसको मिलती है। सर क्योंकि इसके लिए भी ज़रूर सब्सिडी जब मिलती है तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया होगा गवर्नमेंट ने। अगर इतनी बड़ी सब्सिडी मिल रही है तो क्या एलिजिबिलिटी है? कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और किसको इसका लाभ मिल सकता है? जी, तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य जैसा मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति का जो स्पेसिफिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र में है या फिर हुँ, मध्यम वर्ग से है, नीचे हुँ, की कैटेगरी में है, उनको हुँ, अपने घर में एक एक सहायता प्रदान करना है। तो हुँ, निश्चित रूप से जो इसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया भी उसी अनुसार रखे गए हैं कि हुँ, अगर मुझे इस आवास योजना की स्कीम का बेनिफिट लेना है और मुझे जी, उस सब्सिडी की आवश्यकता है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होगा कि मेरे लिए पहला मकान हो। मेरा हुँ, किसी प्रकार की पूरे भारतवर्ष में कोई भी दूसरा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। हुँ, इसके साथ-साथ मेरा ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मुझे इनकम क्राइटेरिया मेरी हुँ, जो इनकम है 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो। इसमें भी उन्होंने अलग-अलग ग्रेडेशन बनाई है कि आपको 3 लाख रुपीज़ को उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको आर्थिक रूप से हम कमज़ोर मानते हैं, उसको माना गया है। हुँ, इसमें 3 लाख से 6 लाख रुपए तक सालाना कमाने कमाने वाले लोगों को लोअर इनकम ग्रुप जिसको लघु इनकम श्रेणी में रखा गया है और 6 हुँ, लाख से 9 लाख के बीच में जो आय के लोग हुए, उनको लोगों को मिडल इनकम ग्रुप में रखा गया है। तो हर एक जी, प्रकार की श्रेणी के लिए अलग-अलग इंटरेस्ट की स्कीम की व्यवस्था की गई है। बट हुँ, हाँ, एलिजिबिलिटी में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इकोनॉमिकली या मध्यम वर्ग में से उससे नीचे के लेवल के हो। अगर आपकी हुँ, आय इससे ज़्यादा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हुँ, इसके साथ-साथ ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर ऑलरेडी आपने इसी योजना के अंतर्गत आपने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, हुँ, आपने हुँ, ऑलरेडी किसी राज्य सरकार की स्कीम के अंतर्गत अथवा केंद्र सरकार की स्कीम के अंतर्गत आपको एक ऑलरेडी मकान मिल चुका है, तो आपको वापस इस नई स्कीम के अंतर्गत आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हुँ, ऐसे कुछ बेसिक्स एलिजिबिलिटीज़ है, इसमें ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि मतलब जो मध्यम वर्ग अथवा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को कुछ बाउंड करती हो। तो जी, सामान्य जी, जी, एलिजिबिलिटी है और उसके हुँ। अनुसार वो इसका लाभान्वित हो सकते हैं इसमें। जी, जी। तो अब सबसे आगे का सवाल यही आता है कि चलिए मुझे सब्सिडी का अगर लाभ मिल रहा है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कैसे करूँ? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो वही आता है कि सरकारी कागज़, बैंकिंग के क्षेत्र में जो बहुत बारीक-बारीक अक्षरों में लिखे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो देख के ही आम आदमी तो घबरा जाता है कि इतना सारा क्या लिखा है, मुझे कैसे समझ आएगा? तो कोई अगर इस सब्सिडी का लाभ पाना चाहता है, तो वो क्या अप्लाई कर सकता है? कैसे अप्लाई कर सकता है? जी। एक बार आपने जैसे फाइनल बता दिया कि मैं सब्सिडी के लिए एलिजिबल हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें फुलफिल हो रहे हैं, हुँ, तो मैं जब भी बैंक में मेरी होम लोन की एप्लीकेशन करता हूँ, उसी हुँ, के साथ मुझे एक एफिडेविट और एक डिक्लेरेशन मुझे देना रहता है, उसी बैंक ओके, के माध्यम से। वो जी। डिक्लेरेशन में यही चीज़ें जो एलिजिबिलिटी की उसमें लिखी हुई रहती है कि मेरे परिवार की आय ये इनकम ग्रुप की है, मेरा इस भारत में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हुँ, स्कीम के अंतर्गत मैं जो बेनिफिट ले रहा हूँ और मैं इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल एक प्रकार का एक एफिडेविट होता है हुँ, और वो एफिडेविट हमें उसी बैंक के साथ रखना पड़ता है, जब होम लोन जी। की एप्लीकेशन करती है। हुँ, तो हुँ। जो बैंक जिसमें हम लोन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो ध्यान रखेगी कि आपका जो होम लोन हो, उस वो स्कीम के अंतर्गत हो। हुँ, हुँ। यूजुअली बैंक की तरफ से एक एप्लीकेशन नोडल एजेंसी को जाती है। नोडल एजेंसी वो एजेंसी है, जो ये सब सब्सिडी का वितरण की कार्यप्रणाली पूरी गवर्नमेंट की तरफ से देखरेख करती है। हुँ, ये जो सब्सिडी की एक एप्लीकेशन का माध्यम तो है, जो बैंक के चैनल के थ्रू नोडल एजेंसी को जाती है। जो हुँ, बैंक अपने लेवल पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके वो नोडल एजेंसी को एप्लीकेशन हमारे बिहाफ पे सबमिट करती है। जी। इसके अलावा कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि भई बैंक के लेवल पे वो अर्ज़ी नहीं दाखिल हो पाई है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपना एक पोर्टल भी दिया है पीएमएवाई अंडर हाइफ़न यू करके, हुँ, हुँ। पीएमएवाई अर्बन करके। आप उस जी, पोर्टल के ऊपर जाके अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट सबसे ओके। महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि अगर बैंकिंग के रूट से अगर जो एप्लीकेशन जाएगी, तो उसका हुँ, एक्यूरेसी लेवल, उसका ऑथेंटिसिटी लेवल थोड़ा बेटर रहता है, जी। रादर देन अगर हम स्वयं एप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप बड़ी सब्सिडी का लाभ होम लोन में प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़े कॉमन सवाल भी सर ज़रूर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि होम लोन लेते वक़्त क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि नहीं पता होता है कि कौन-सी बैंक
कितना इंटरेस्ट रेट देगी? अगर ये इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं तो आने वाले 20 सालों तक हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब एक व्यक्ति होम लोन लेने जा रहा है? जी, होम लोन जैसा आपने बताया कि अभी आवश्यकता नहीं, ज़रूरत बन चुकी है। अभी जी, होम बिल लोन बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अपने आप में एक सपना रह जाता है। तो हुँ, हर व्यक्ति की अभी आवश्यकता हो गई है। तो जब हम होम लोन लेते हैं तो हम सामान्य रूप से पहला प्रश्न हम किसी भी बैंक से यही पूछते हैं कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जी, उसके प्रोसेसिंग चार्जेज़ क्या है? हुँ, ये एक ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति हर बैंक से पूछ सकता है। जी, एक्चुअली जो बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल भी रहते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल रहते हैं। हुँ, 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 जो व्यक्ति वेबसाइट्स को या फिर पब्लिकली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाते, वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर जिसके थ्रू वो बैंक में फाइल रख रहे हैं, उनसे जी, सामान्य रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है और हुँ, बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज और अलग से क्या-क्या चार्जेज़ लगते हैं। जी, सामान्य रूप से गवर्नमेंट बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग आज की स्थिति में बात करें तो लगभग 7 सवा 7% से लेके लगभग 9 से 10% तक जी, रहते हैं। हुँ, ये हुँ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके कुछ मानक के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे कि आप आईटीआर फाइलिंग करते हैं, नहीं करते, आपका बिज़नेस किस तरीके का है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप हुँ, ईएमआई सर्विसिंग कैपेसिटी किस तरीके से आप भर रहे हैं, ये सब मानक के आधार पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। हुँ, इस चक्कर में हर बैंक की अपनी-अपनी पॉलिसी है, बट हाँ, ये निश्चित रूप से है कि जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा कम रहेगा, हुँ, कंपेयर टू जो एनबीएफसीज़ है। एनबीएफसीज़ भी मार्केट में बहुत सारी है, जो आपको होम लोन देने के लिए वो भी उनको भी होम लोन देने रहती है, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ऊपर रहता है। हुँ, बट अगेन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध है। हमारे इनकम सोर्सेज़ क्या है, हमारा आईटीआर फाइलिंग किस तरीके से है और हम ईएमआई को किस प्रकार से भुगतान करेंगे। जी, महत्वपूर्ण आधार होती है जिसके बेस पे हमें होम लोन के लिए पर्टिकुलर बैंक का सिलेक्शन करना चाहिए। ये हुँ, पहली बात हो गई। इसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है कि प्रोसेसिंग फी जैसे एक हो गया, कई बार हम प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं हुँ, होम लोन के दौरान जब फाइल रखते हैं तो पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी के टाइटल में कुछ इश्यू है। ऐसा हमने हुँ, कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी के टाइटल में परेशानी आ जाती है या फिर जो कंस्ट्रक्शन हुँ, प्रॉपर्टी का हुआ है वो एज़ पर लेआउट प्लान या एज़ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो हुँ, एक बोरोवर को या फिर एक होम बायर को ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ करे, उसके लीगल पेपर डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट प्राइमा फेसी ठीक है और इसका प्रीवियस पास्ट ट्रैक क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है इस प्रोजेक्ट की, वो थोड़ा एक बेसिक जानकारी ले लें। अदरवाइज़ क्या होगा कि इनकम के ऊपर तो आप होम लोन के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, बट जब हुँ, प्रॉपर्टी के टाइटल में जब इश्यू होएगा तो बैंक आपको पैसा नहीं दे पाएँगे। हुँ, हुँ, तो एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके टाइटल और बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर जानकारी लें कि वो एज़ पर अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। जी, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि बैंक में अभी जैसे गुजरात में बात करें तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज बहुत कंपल्सरी हो गया है। हुँ, होम लोन लेने के दौरान गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बोझा क्रिएट करते हैं जिसको सामान्य भाषा में गुजराती भाषा में बोझा बोलते हैं, गिरवी जी, रखना जिसको हिंदी जी, भाषा में बोलते हैं। हुँ, तो ये जो गिरवी रखने की प्रक्रिया है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। तो ये भी प्रक्रिया मैंडेटरी हो गई है गुजरात में। तो प्रक्रिया का एग्जीक्यूशन हो जाता है कई बार, लेकिन होम लोन का प्रीपेमेंट हो जाता है, कई बार होम लोन खत्म हो जाता है बट वो बोझा हमेशा रह जाता है। हुँ, हुँ, आप जब कभी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि जो सेलर पार्टी है, उसका कहीं होम लोन चल रहा था, जो उसने प्रीपे कर दिया है, खत्म हो गया है। हुँ, वो जो रजिस्ट्रार के अंदर जो बोझा अभी भी रहता है, वो उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। हुँ, जिसके चलते जो नए होम लोन का बायर है, उसमें भी उनको परेशानी होती है। तो ये जी, बेसिक चीज़ है कि जब भी हम होम लोन लें या फिर हम जब प्रॉपर्टी परचेज़ करें, तो इन बेसिक चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो होम लोन में भी परेशानी नहीं आएगी। उसके हुँ। साथ-साथ हमें जो प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर रहे हैं, वो भी टाइटल बिल्कुल क्लियर टाइटल के साथ और क्लियर वैल्यूएशन के साथ हो जाएगा। जी, बिल्कुल, तो ये थोड़ी-थोड़ी बेसिक जानकारी भी अगर हमें हो तो हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। सर एक बात ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी मैं भी होम लोन मेरी भी होम लोन चल रही है और उसी के चलते कई बार मुझे अलग-अलग बैंक के फ़ोन आते हैं कि आप आपका होम लोन हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। आपको टॉप अप भी मिलेगा और आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। क्या एक बैंक का होम लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने से कोई अलग से फ़ायदा होता है या नुकसान हो सकता है? जी। तो आपने जैसा बताया कि आपको फ़ोन आता है कि आप अपना लोन हमारी बैंक में ट्रांसफ़र करवाएँ। ये जो होम लोन का ट्रांसफ़र करने का भी ये जो प्रोसेस है बैंक का ही पार्ट है। हुँ, यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं, कई बार ऐसे भी लोग देखते हैं कि जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब होम लोन लिया था, उस समय हुँ। बहुत लोअर होता है। जी, रीज़न भी हो सकता है कि उस समय उनके पास आईटीआर फाइलिंग नहीं होगी, उनके हुँ, डॉक्यूमेंटेशन इतने प्रॉपर नहीं होते हैं कि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन मिले। जी, बट 2 और 3 वर्षों के दौरान जो उनकी गलतियाँ थी, उसको सुधार करके अगर वो आईटीआर डॉक्यूमेंटेशन सब प्रॉपर कर लेते हैं, हुँ, हुँ, तो उस समय उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाना चाहिए। जबकि जी, जो
एग्जिस्टिंग बैंकर होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करते हैं। तो ये अच्छा विकल्प होता है कि हमें उस बैंक में जाके बोलना है कि हमें दूसरी बैंक का ऑफर रेट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो हम ये आपका होम लोन वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और अच्छा। फिलहाल आज की स्थिति में बैलेंस ट्रांसफर के ऊपर किसी भी प्रकार का फोरक्लोज चार्जेस नहीं लगता है। अगर आपका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर होम लोन चल रहा है, आप चाहते हैं कि उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर किसी और बैंक में मूव करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ₹1 भी भरने की आवश्यकता नहीं है। जो नई बैंक है, वो डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्ट पुरानी बैंक के नाम पे इश्यू करके वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ से डायरेक्ट जो नई बैंक है उसके पास आ जाएँगे। तो इस अच्छा। तरह के विकल्प बहुत सारे उपलब्ध है, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, आपको भी पता है। जो उसका नई भी बैंक है प्रोसेसिंग चार्ज काफ़ी होता है। जी, जो नई बैंक है, वो आपके लिए प्रोसेसिंग फी चार्ज लेगी, आपका अगेन लीगल एंड टेक्निकल वैल्यूएशंस इनिशिएट करेगी। अगेन जी। आपका एक मॉर्गेज क्रिएट वापस होगा, पुराना मॉर्गेज रिलीज़ होगा, तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस है, वो वापस एग्ज़ीक्यूट होने वाली है। तो इसका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें करना चाहिएगा कि हमारा जो नया लोन ट्रांसफर करने में हमारा कितना खर्चा लगने वाला है, उसके सामने हमारे को इंटरेस्ट बेनिफिट कितना मिल रहा है। जी। तो बेसिक एक आकलन किया जाए, तो उसके आधार पे हम निर्णय ले सकते हैं कि लोन ट्रांसफर किया जाना चाहिए अथवा नहीं। जी, तो इस तरह की ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हैं होम लोन का अगर वहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा हो। मुझे लग रहा है सर ये बेसिक बातें हैं जो अब क्योंकि हर नागरिक लोन तो ले ही रहा है, तो हर एक व्यक्ति को जाननी ज़रूरी है। ऐसी बेसिक बातें हैं जो आज आपने हमें बताई है। बहुत-बहुत शुक्रिया ये सारी बातचीत, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें आपके लिए बेनिफिशियरी है कि नहीं? ये सारी बातें हम सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और हम या हमारे आस-पड़ोस के लोग, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी अगर होम लोन लेना चाह रहा हो, तो उनके लिए ये सब्सिडी वाली बात ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफ़ी बड़ा रखा गया है। ऐसे में मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, इस सब्सिडी का लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। वीएनएम टीवी पर इसी तरीके की बातें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीएनएम टीवी को ज़रूर देखते रहिए। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम आपके लिए इसी तरीके की बातें, इसी तरह की खबरें लेकर आएँ, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। वैसे ही फेसबुक पर हम स्क्रॉल करते-करते बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो अगर इस तरीके की ऑथेंटिक जानकारी लोगों को मिलेगी, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। जियो टीवी फाइबर चैनल का नंबर अब बदल गया है, 498 के बजाय अब 647 नंबर के चैनल पर आप जियो फाइबर पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। वीएनएम टीवी हमेशा देखते रहिए। नमस्कार। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज।
मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं बचपन और बुनियाद। और हर बार की तरह यही आशा करती हूँ कि आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं। अक्सर जब हम बेटियों की बात करते हैं तो एक जो कोट हमारा गवर्नमेंट हमेशा बहुत प्रमोट करता है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को आज के ज़माने में कैसे बचाया जाए ये आपने गए हफ्ते ही हमारे साथ जुड़कर देखा होगा और इस पर थोड़ा जोर देने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आजकल जो चल रहा है हमारे आसपास वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ें हो रही हैं हमारी बच्चियों के साथ। अब तो हालांकि बेटों के साथ भी हो रही हैं, बट एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस पर हम गए हफ्ते आपसे जुड़े थे। तो अब बात करते हैं बेटी पढ़ाओ। बेटी आजकल पढ़ लिख जाती है और पढ़ लिख जाकर जब अपने करियर में अपना पहला कदम रखती है तब कुछ ही समय में जब वहाँ सेट होती है उसकी शादी का समय हो जाता है। शादी होने के बाद नए परिवार में जाती है, करियर कई बार छूट जाता है, हाँ कई बार एक ब्रेक के बाद वापस शुरू होता है। अपने घर गृहस्थी में थोड़ा सा शुरुआत उसकी होती है, सेट होती है और फिर समय आ जाता है घर से एक प्रेशर बिल्टअप होता है कि भाई फैमिली बढ़ानी है, फैमिली बनानी है। इसमें फिर बेटी का एक ब्रेक लग जाता है और करियर जो है कहीं ना कहीं बेटियों को जो है वो छोड़ भी देना पड़ता है अपनी फैमिली को तंदुरुस्त रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए और फैमिली के बीच में जो सदस्य हैं उनको खुश रखने के लिए। बहुत कम बेटियां हैं जो आगे, अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो वहां तक पहुंच पाती हैं। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं हर किसी के, लेकिन वहां तक पहुंचना जो है ये किसी भी चैलेंज से कम नहीं है। तो आज बात करेंगे उन सभी बेटियों के लिए जो स्क्रीन के उस पार मुझे देख रही हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, एक ऐसे विषय पर कि अगर आपके सपने हैं कि आप लीडरशिप पोस्ट पर पहुंचना चाहती हैं तो फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जाए और उस पोजीशन तक किस तरह से पहुंचा जाए, आज उस विषय पर बात करेंगे। और मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में पिछले बहुत वर्षों से अपना योगदान दे रही हैं और जो एक आइडियल मदर भी हैं, आइडियल वाइफ भी हैं और आइडियल लीडर भी हैं। मिस समेरा खान मैम जो हैं ये मायामी एड स्कूल के हेड हैं और ये ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ये एडुकेटर हैं, ये फाउंडर है 2.5 की जो एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी है। मैम पिछले 20 वर्षों से अपने इस क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही हैं और बहुत सारी फेमस ब्रांड्स जैसे कि गोदरेज, नेस्ले, वोडाफोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे जो नाम हम रोज़ाना अपनी रूटीन में सुनते हैं, इन सभी ब्रांड्स के साथ मैम ने ब्रांड को स्ट्रैटेजाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद की है और ये रूटीन में आप जैसे छात्राओं के साथ रोज़ाना काम करती हैं, उनसे इंटरेक्शन करती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप भी एक महिला हैं और महिलाओं के लिए ये क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आपके हिसाब से लीडरशिप का मतलब क्या है?
आरती, मेरे लिए ना लीडरशिप एक डेजिग्नेशन या एक पोजीशन नहीं है जी। राइट। मेरे लिए लीडरशिप एक ऐसी एक जर्नी है राइट, जिससे आपका बस दो ही चीज़ें आपको करनी होती हैं। एक तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए एंड सेकंड आपका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए, करेक्ट। जो आप कभी एक बॉस बन के नहीं कर सकते हैं राइट। बिल्कुल। इसलिए लीडरशिप मेरे लिए एक जर्नी है जो मैं आज भी एवरी डे उससे सीख रही हूँ। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमें रोजाना कुछ ना कुछ सिखाता है जी। और जब हम उस रोल में होते हैं तो हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं और ये एक जर्नी है। बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया। आपकी ये यात्रा कैसे शुरुआत हुई इसकी अगर थोड़ा सा उस बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। श्योर। सो आरती, मेरी लीडरशिप की जर्नी तब शुरू हुई जब मैंने परमिशन मांगना छोड़ दिया। ओके, बिकॉज ज़्यादातर मैंने क्या देखा था मेरे करियर में कि लोग ओपिनियन देने वाले बहुत थे, करेक्ट, पर उनकी ओपिनियन से हमेशा मैं चैलेंज फील करती थी नेगेटिवली। तो कैसा था कि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने आप को ही फोकस करना है। अपने आप की कैपेबिलिटी मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। बहुत सही कहा। सो उस दिन द डे आई रियलाइज्ड कि आई डोंट नीड परमिशन, आई ओन माई ओन सक्सेस, उस दिन से मेरी लीडरशिप की जर्नी शुरू हुई। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आजकल हमारे आसपास ऐसे ही लोग हैं जो फ्री में आपको जी। बहुत सारी अपने सुझाव दे देते हैं। जी। हालांकि उनमें से कई उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए होते हैं, पर Exactly. सुझाव देना बहुत आसान है, पर उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। जी। और दूसरी बात जो आपने बहुत बेहतरीन कही कि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिस पे हम सभी को गौर फरमाने की ज़रूरत है। मैम, आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी भी महिला के लिए लीडरशिप तक पहुंचना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जर्नी है। ऐसे में सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एज अ बेटी, जैसे मैंने कहा, या एज अ बहू हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं हमें प्रमोशन मिलती है तो हमेशा हमसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रमोशन मिलेगा ठीक है, पर क्या घर संभाल पाओगी, क्या बच्चा संभाल पाओगी। तो आपने ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स क्या फेस किए और अगर किए तो वो किस तरह से आप उससे बाहर निकली? जी। सो आरती, मैं बहुत प्रिविलेज हूँ ओके, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरे इन लॉज, मेरी जो कम्युनिटी है ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो उसकी वजह से मैं बहुत प्रिविलेज हूँ। बट येस, मैंने एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में ये चैलेंजेस बहुत देखे हैं। जैसे कि आई रिमेंबर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं दिल्ली गई थी एक मीटिंग के लिए। जी। बहुत बड़े टेलीकॉम कंपनी की मीटिंग थी जहाँ पे मैं एडवर्टाइजिंग लीड कर रही थी, और मीटिंग ख़त्म हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इमीडिएटली मैं एयरपोर्ट के लिए निकली क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी। जी। तो मैं जैसे निकल रही थी, मेरे अलावा वहाँ सारे पुरुष थे। उनमें से एक ने पूछा, अरे क्यों जा रहे हो, लेट्स हैंग आउट, कुछ बातें करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस मीटिंग को। मैंने बोला नहीं, मुझे घर जाना है। तो उन्होंने तभी मुझे देख के कहा, हाँ, औरतों का ऐसा होता है राइट। तो चैलेंज ऑफ कोर्स है, बिकॉज ये सिस्टमिक चैलेंज है राइट। एक नज़रिया है कि औरत हमेशा फैमिली को प्रायोरिटाइज करेगी, अपने करियर को प्रायोरिटाइज नहीं करेगी, अनफॉर्चुनेटली। बट आई एम सीइंग अ चेंज आती है। मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे ये जो सोसाइटल नॉर्म्स है वो चेंज हो रहे हैं। जी। बहुत मुश्किल है जी। इससे मैंने पहले कहा कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, बट आई नो कि ज़्यादातर औरतें आज भी बहुत चैलेंज फेस कर रही हैं। राइट। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जजमेंट बना लिया जाता है। और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो बहुत इजीली महिलाओं को जज कर लिया जाता है, और ऐसी महिलाएं जिनमें कुछ अच्छा दिखता है और जिनमें वो क्वालिटीज़ दिखती हैं, और ऐसी महिलाएं, सॉरी टू से, जो पुरुषों को थोड़ा सा इनसिक्योर फील करवाती हैं, तब ये तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में खुद को प्रूव करना प्रोफेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट दोनों पे ही बहुत ज़्यादा एक महिला को हिला देता है, झुंझला देता है। आगे बढ़ाएंगे इस कन्वर्सेशन को। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, हम नेतृत्व की बात करते हैं, ऐसे में घर, फैमिली और अपना जो प्रोफेशनल फ्रंट है, दोनों में एक, जैसे कि आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बातें होती हैं, ये बैलेंस बनाना क्या मुश्किल है? और अगर आपको लगता है मुश्किल है तो वो क्यों मुश्किल है? और अगर आसान है तो कैसे बना सकें उसको आसान?
नहीं आरती, बहुत मुश्किल है, जी। नामुमकिन नहीं है, हम्म, बट चैलेंजिंग ज़रूर है, जरूर है। राइट? जी। इसलिए मैंने बोला कि आपकी जो कम्युनिटी है, जो भी हो, वो हम्म। चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हम्म, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, नंबर जी। 1। हम्म, सेकंड कि आपका जो प्रोफेशनल पार्टनर है, चाहे वो आपकी टीम हो, आपका ऑफिस हो, जो भी हो, उनका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ मदर, राइट, और एज अ वाइफ, आप हमेशा आपके घर को भी प्रायोरिटी दे ही रही हैं, कभी कट ऑफ नहीं होता है, करेक्ट? तो उसकी वजह से वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आपकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट, जी। टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जी। एंड फाइंडिंग योर वॉइस। हम्म, आई थिंक ज़्यादातर मैं क्या देखती हूँ कि हम औरतें थोड़ी अपोलोजेटिक होती हैं फॉर एम्बिशन, हम्म, ओके? हमें सिखाया ही वही गया है कि औरतों को एक तो शर्म होनी चाहिए, अपोलोजेटिक होना चाहिए एम्बिशन के लिए, प्रायोरिटी हमेशा फैमिली होनी चाहिए। करेक्ट। मैं औरतों को बोलना चाहूँगी कि आप अपनी प्रायोरिटी अपने आप को बनाएंगे ना, आप हर क्षेत्र में सक्सेसफुल रहेंगी, राइट। बिकॉज योर सक्सेस स्टार्ट्स विद यू। करेक्ट। बहुत बड़ी बात कही आपने, और शायद हर एक महिला के लिए यही सबसे तकलीफ और सबसे चैलेंजिंग है कि वो खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं। अगर मैं दिनचर्या की बात करूं तो अगर जैसे आपने कहा कि आप भी एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, ये सब रोल्स में जब हम खुद को डालते हैं और जहाँ जॉइंट फैमिली आ जाती है तो वहाँ तो आप डॉटर इन लॉ भी हैं, तो वो सारे लोगों की आई थिंक ख्वाहिशों को पूरा करते करते कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाते हैं, जी, और करियर गिव अप भी बहुत जल्दी हो जाता है ये सब के चक्कर में, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर घर में कुछ कमी है तो उसका सीधा जो उसकी उंगली उठती है वो एक महिला के ऊपर उठती है जो उस घर की मेंबर है, और उसे उसकी कमियां दिखाई जाती हैं। yes. और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जैसे समयरा जी ने कहा कि ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हार नहीं माननी है। जो उन्होंने कहा कि हार नहीं माननी है, अगर आप खुद को पहचानते हैं और जैसे कहा कि टाइम को अच्छे से अगर आप मैनेज करते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है तो शायद डेफिनेटली आपकी इस दिनचर्या को थोड़ा कम चैलेंजिंग वो डेफिनेटली बना सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो हाँ, आपको अब ये सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है यहाँ छोड़ देना है। और अगर आगे बढ़ना है तो आप कहीं ना कहीं फैमिली ज़रूर देखेगी कि नहीं, आप में वो क्वालिटीज़ हैं और आगे बढ़ना चाहिए। अगर सब नहीं तो एटलीस्ट एक भी सपोर्ट करता है ना, तो भी बहुत बड़ी जंग जीती जा सकती है। आज की जो जनरेशन है, जब मैं भी कई बार कंपनीज में जाती हूँ, जब किसी भी कंपनी के लीडर को मिलना होता है तो ज़्यादातर पुरुष दिखते हैं वहाँ पर, महिलाएं बहुत कम दिखती हैं। और ऐसे में कई बार लगता है कि ऐसा क्यों है। एंड आई एम श्योर आपको भी बच्चे, क्योंकि आप स्टूडेंट से बातें करती हैं, आप उनको पढ़ाती हैं, आप उनसे पूछती भी होंगी और आपको कहते भी होंगे, और जब वो आपको इस पोजीशन पे देखते हैं तो आई एम श्योर वो भी एक ख्वाब रखते हैं कि मैं भी मैम के जैसे वहां तक पहुंचूं। ऐसे में जो आज की जनरेशन है, अगर वो लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहती है, और स्पेसिफिकली अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो ये जर्नी को कोई भी स्टूडेंट किस तरह से तय करे। सो आरती, मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर शेयर करती हूँ, ठीक है? अगर आप हमारी कंट्री के CEOs को देखें, लगभग सिर्फ 5% औरतें हैं, ओके? करियर के शुरुआत में स्प्लिट 50-50% होता है पुरुष और औरतों के बीच में, बट समहाउ पॉलिसीज़ की वजह से, सिस्टमिक चैलेंजेस की वजह से, फैमिली चैलेंजेस की वजह से औरतें कम होती रहती हैं, जैसे आप इस पिरामिड में ऊपर जाते रहते हैं जी। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया है। अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री को देखें, और स्पेशली ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस वाली कंपनीज को आप देखें, ओवर 55% ओनर्स आर विमेन, राइट? सो इससे मैं अपने फीमेल स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ, अपने फीमेल जूनियर कॉलीग्स को क्या बोलती हूँ कि अगर आपको टेबल पे सीट नहीं मिलती है, खुद का टेबल बनाइए। आप वेट मत करिए उस सीट के लिए, आप खुद का टेबल बनाइए, एकदम प्रोफिशिएंट रहिए। आपका जो क्राफ्ट है, आपका जो भी प्रोफेशन है, उसमें अगर आप परफेक्ट है ना, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, राइट? सो प्रोफिशिएंसी, द एबिलिटी कि आप खुद का कुछ कर सके, नंबर 2। नंबर 3,
खुद की आवाज़ को ना बुलंद रखें, नेवर बी अपॉलोजेटिक फॉर योर सक्सेस। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि खुद का टेबल जरूर बनाएं। एक्चुअली महिलाओं की जब बात करते हैं तो महिलाओं के लिए वैसे ही बहुत कम जगह होती है और उस कम जगह में हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। और आपने बहुत सही कहा कि क्यों फिट करना है, खुद के लिए नई जगह बनाइए, खुद के लिए नई कुर्सी ले आइए और लगा के रखिए। और अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप डेफिनेटली बहुत ही उम्दा काम कर सकते हैं। और शायद अगर घर की एक स्त्री इस दिशा में बढ़ती है तो उस घर की सारी जनरेशन की स्त्रियों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। यस, सो ये बहुत बड़ी बात है। समाज या संस्थाएं जब महिलाओं की लीडरशिप का रास्ता जब बनता है, इसे और बेहतर कैसे करा जाए, क्योंकि सोसाइटी को भी आपको लेके चलना है, साथ में इंस्टीट्यूशंस को भी लेके चलना है। तो ऐसे में हम और कौन सी बातें हैं जिस पे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टअप की बात करी तो आजकल स्टार्टअप बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, मतलब बहुत यंग बच्चे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में स्कोप, खुद के पैरों पे खड़ा रहना, खुद का एक बिजनेस डेवलप करना, वो स्कोप भी बढ़ रहा है। तो ये जो एक पाथ है, ये लीडरशिप तक कैसे जा सकता है, अगर थोड़ा आप उस पर हमें बताएं। श्योर। तो देखिए, समाज की तरफ से तो एक तो सिस्टमिक चेंज तो लाना ही है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हर तरह बनाने हैं। राइट। जैसे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज में क्रैश फैसिलिटीज़ होती हैं, राइट, जी। जहाँ पे एक अगर महिला एम्प्लॉई है वहाँ पे, तो शी नोज के उसका बच्चा इज टेकन केयर ऑफ, राइट, शी फील सपोर्टेड, राइट, देयर इज नो चैलेंज के बच्चा बीमार है। आजकल इनफैक्ट काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे अडल्ट केयर भी है, जहाँ आप अपने ओल्डर पेरेंट्स को भी रख सकते हैं थ्रू द डे व्हाइल यू आर एट वर्क। अच्छा। बिकॉज हम महिलाओं के लिए डबल चैलेंज है ना, एक तो बिल्कुल। हमारे बच्चे प्लस हमारे एजिंग पेरेंट्स, एजिंग इन लॉज, हम हमेशा सबको साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, हम जी। कभी अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट। राइट, सो ये वाले सिस्टमिक चेंजेस अगर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक हर औरत को एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग रखनी चाहिए। फिर चाहे आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप खुद की एक छोटी सी दुकान चला रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। और आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन फ्री में मिल रहे हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि जितनी भी महिलाएं ये शो देख रही है राइट नाउ, प्लीज़ अपने आप को बिजनेस सिखाइए। जिस दिन आप खुद के नंबर्स करेक्टली बोल पाएंगी, कोई भी आपका बिजनेस या आपकी सक्सेस आपसे नहीं ले सकेगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और इसका जो सही एग्जाम्पल है वो हमने कोविड में देखा। Yes. क्योंकि जब सभी घर पर थे, महिलाएं घर पे थी, तो इतने सारे लोग कोई अपना चैनल क्रिएट कर रहा है, कहीं कोई कुकरी शो बना रहा है, कहीं कोई, जैसे आपने कहा कि फैशन के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और होम मेकर्स जो हैं अब एक अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपना एक खुद का बिजनेस चलाती हैं, वो Yes. बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आगे बढ़ेंगे और आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जब आप 21वीं सदी में एज अ लीडर अपने आप को जहाँ पर आप लेकर गई हैं, और यहाँ से आगे जो लड़कियाँ, महिलाएं आगे बढ़ेंगी लीडरशिप में, आप उनको कहाँ देखती हैं? मैं देख रही हूँ कि पूरी दुनिया बदल जाने वाली है, राइट। जैसे कि आजकल लोग एआई को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं जी। कि एआई जॉब्स ले लेगा या एआई दुनिया बदल देगा या सेंसिटिविटी ले लेगा। आई थिंक एआई एक अमेजिंग चीज़ है, राइट, बिकॉज वो जो एक रिडंडेंसी होती है काम में, जो रेपिटेटिव काम होता है, वो उसको निकाल देगा। नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस, करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमें कैपेबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, लेकिन स्किल नहीं है उसे एग्जीक्यूट करने का। एआई वो भी आपके लिए कर रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है आजकल की जो महिलाएं जो आगे जाके लीडर बनेंगी, उनको सालों नहीं बिताने पड़ेंगे ऑफिसेज में टू लर्न क्राफ्ट एंड स्किल। एआई की वजह से उनका जो ये जर्नी है वो और भी छोटा हो जाएगा टू सक्सेस, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि और भी सेंसिटिविटी आएगी वर्कफोर्स में। आई फील और भी बैलेंस आएगा। आई फील कि इक्वालिटी विल बी मोर चेरिश्ड इज व्हाट आई फील। राइट। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, पर बदलाव आ रहा है। हम उस पाथ पे चल रहे हैं। हाँ, इस क्षेत्र में और हमें आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और शायद महिलाओं को ये कहने की ज़रूरत है कि ये मेरे हक है, मुझे मिलने चाहिए। क्योंकि वर्क फोर्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रोफेशनल फ्रंट्स पे
आपको मिलती बहुत सारी चीज़ें हैं बेनिफिट्स, पर क्योंकि आपको वो बताए नहीं जाते हैं, हाँ। इसलिए आपको पता ही नहीं होता है कि भाई वर्क फोर्स में ये चीज़ों के भी आपको बेनिफिट्स हैं, और शायद कई बार आपको उसी अभाव के वजह से चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं जी। या अपने करियर से एक स्टेप नीचे ले लेना पड़ता है। बट बिल्कुल सही कहा मैम। आप जब इस क्षेत्र में आज अपना इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, अगर इस लीडरशिप की जर्नी में आप कुछ बदलाव लाना चाहें तो वो क्या होगा? आई थिंक जजमेंट ऑफ वुमेन, बिकॉज जी। हमारे वर्कफोर्स में आज भी औरत या तो सॉफ्ट होती है या फिर हार्श होती है, राइट? एक पुरुष जो अपने टीम को अच्छी तरह से बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसे डिसाइसिव बोलते हैं, राइट। बट एक महिला जब ये करती है उसे डिफिकल्ट कहते हैं। आई थिंक ये जो जजमेंट जो है ना, ये सब हट जाना चाहिए अब। महिला और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। इफ देयर इज समथिंग देन यस मे बी वी आर बेटर मैनेजर्स, बट आई थिंक आई डोंट थिंक कि हमें कुछ भी कमी है, राइट? आज हम शोल्डर टू शोल्डर हम खड़े हैं विद द एंटायर इंडस्ट्री। हाँ, वो बात तो वही हो गई ना, आप कहते हैं कि आप में कमी है तो कमी दिखेगी, जी, बट अगर आप खुद ही वो मानना बंद कर देते हैं तो शायद वो कहीं नहीं है। एग्जैक्टली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कोई फर्क नहीं है स्त्री में या पुरुष में, वो फर्क हमारी आंखों में और हमारी सोच में है, हमारी विचारधारा में है। अगर वो हम कहीं ना कहीं उसमें बदलाव ले आते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत अच्छा काम करके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। समैरा जी, जाते जाते आपसे ज़रूर एक फीडबैक बोलूँ या एक मैसेज बोलूँ जो हमारे चैनल को देखती है ऑडियंस, उनके जी। लिए अगर आपसे लेना चाहूँ तो क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी कि आपके कॉन्फिडेंस के आगे कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन आप अपनी आवाज़ में, अपनी सोच में बिलीव करने लगेंगे, आपके आगे कोई नहीं आ सकता है। मुझसे एक ही बात मैं बोलूँगी कि परमिशन लेना छोड़ दीजिए, खुद की कैपेबिलिटी आप ही जानते हैं। सो पुश योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और आप सभी ऑडियंस, आई एम श्योर आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा। जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस क्षेत्र में लीडरशिप में स्पेसिफिकली आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए मैम जो हैं ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा उनका कीमती समय और स्केड्यूल रहता है जिसमें से उन्होंने आज हमारे चैनल के लिए अपना समय निकाला और अपनी एक्सपर्टीज़ आज शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आपको करना एक ही काम है, वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आप यहाँ पे आने वाली और चर्चाओं से जुड़ सकेंगे। और ये जो वीडियो है इन पर्टिकुलर, प्लीज़ अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फॉरवर्ड कीजिए, फैमिली में, कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे ना, ये बहुत पॉजिटिव काम करता है। क्योंकि जैसे हम हर बार कहते हैं, गूगल बाबा है, बट प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ चीज़ें करनी हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने इस जर्नी को पसार किया है, ये चले हैं इस पे, मतलब जो मुश्किलें शायद उन्होंने झेली होंगी, आज की जनरेशन ना झेले या शायद ना भी आए उसके सामने, बट वो जानने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स की जो बातें हैं वो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना पूरा ध्यान रखें, जहाँ है सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ हमेशा अच्छा समय व्यक्त करते रहें। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।